हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। ये बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है, इसलिए जिस किसी को भी इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो सारे वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो हम एक एक करके अपने आने वाले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, इसलिए आप उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि और प्रथम घात की जो अवकल समीकरण है इसका मतलब ये है, यहाँ पर प्रथम कोटि का मतलब है कि एक बार अवकलन, कोटि का मतलब यहाँ पर अवकलन से है और प्रथम का मतलब है एक बार। तो हम एक बार अवकलन से रिलेटेड जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो यहाँ सॉल्व करेंगे। जैसे dy अपॉन डी एक्स लिख रहा है तो ये y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन है, लेकिन अगर हम दो बार अवकलन करते हैं तो उसको हम d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो ये द्वितीय कोटि की अवकलन का पद हो गया ये, और द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण कहलाएगी अगर इस तरह का कोई भी टर्म किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं केवल प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें केवल एक ही बार अवकलन होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि का मतलब यहाँ पर ये है। अब प्रथम घात, प्रथम घात का मतलब उस प्रथम कोटि का जो टर्म है ना उसके ऊपर एक ही पावर होगी। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर समझें, जैसे ये dy अपॉन डी एक्स लिख रहा है, इसके ऊपर अगर हमने दो पावर लगा दी तो इसका मतलब ये प्रथम कोटि का अवकलन तो है पर इसकी घात दो हो गई। तो जिस पद से हमको कोटि का पता लगता है, जिस पद से हमको ऑर्डर का पता लग रहा है, उसी के ऊपर पावर देखी जाती है कि उसके ऊपर पावर कितनी है। जितनी पावर होगी उसकी घात हो जाएगी, वो डिग्री बन जाएगी उसकी। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं प्रथम कोटि और प्रथम घात। तो प्रथम कोटि का मतलब एक बार अवकलन और प्रथम घात का मतलब है कि उसके ऊपर कोई पावर भी नहीं होगी, और नहीं होने का मतलब एक ही बार होगी। नहीं होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक पावर है उसके ऊपर। तो ये प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिख दिया, मान लो एक्स स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y और इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रथम कोटि की है क्योंकि इसमें dy अपॉन डी एक्स आ रहा है, यानी y का एक ही बार अवकलन हो रहा है और इसके ऊपर कोई पावर भी नहीं लग रही है कोष्टक लगा करके। इसका मतलब इसकी घात एक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं डियर स्टूडेंट्स एक व्यापक रूप में, उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं मानक रूप में, और वो ये होता है, देखिए dy बटे डी एक्स एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन फाइव एक्स कॉमा वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है प्रथम कोटि और प्रथम घात की। यहाँ पर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो इसको हम लिख सकते हैं फाइव एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई और डी एक्स। तो ये फाइव एक्स वाई का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फाइव फलन है वो या तो केवल x का पद वाला हो सकता है या y के पदों वाला हो सकता है या दोनों में हो सकता है, x और y में, या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो वो फाइव एक्स वाई से प्रदर्शित होगा। इसी तरीके से एफ एक्स वाई का मतलब है कि जो f फलन है वो केवल x का या केवल y का या x और y दोनों का या अचर पद हो सकता है। और यहाँ पर इसको हम सरलता के लिए m बराबर मान लेते हैं फाइव एक्स वाई और n बराबर मान लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स वाई, एफ एक्स कॉमा वाई।
तो m बराबर 5x कॉमा वाई और n बराबर एफ एक्स कॉमा वाई अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई है ये वाली, इसको आसानी से समझने के लिए इसको एक और रूप में लिख सकते हैं हम, जिसको लिखेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई, ये प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण का व्यापक रूप हो गया डियर स्टूडेंट्स, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहां पर m क्या है, m x और y का पद हो सकता है या केवल x का या केवल y का हो सकता है, कांस्टेंट का भी हो सकता है। इसी तरीके से n भी x y का या केवल x या केवल y का या कांस्टेंट हो सकता है। अचर पद को हम अपनी सुविधा के अनुसार x के फलन में मान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी अचर को हम y के साथ भी शामिल कर सकते हैं तो वो y का फलन में कहलाएगा। अचर पद को हम अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, ये जो प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण हमने यहाँ पर ले ली है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए कई विधियां दे रखी है, जिसमें सबसे पहली विधि है चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो x और y लिख रहा है, ये x और y दो चर है, तो हमको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी वो दो चरों में दे रखी होगी, x में और y में। तो चरों का पृथक्करण करने का मतलब ये है कि x और y के जो चर हैं उनको हमें अलग अलग करना है। तो चरों को अलग अलग करके उनका क्या करेंगे, हम जो x की टर्म होंगी जितनी भी उनको dx के साथ रखना है और y के जितने भी पद होंगे उनको dy के साथ रखना है। तो वो चरों का पृथक हो जाएगा, वहां पर चरों का पृथक्करण हो जाएगा। उसके बाद उसका समाकलन की सहायता से हल ज्ञात किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर इसी के साथ सॉल्व करने को देखते हैं। देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर जो हमने ये इक्वेशन लिखी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम पहली विधि का सवाल सॉल्व कर रहे हैं चरों का पृथक्करण। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो इसकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि dx के साथ जो ये m आ रहा है, ये m केवल x का फलन है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का मतलब है m x का फलन है, dx के साथ आ रहा है इसलिए। और एन डी वाई का मतलब है जो इसमें n आ रहा है ना, वो y का फलन है। तो चरों को पृथक करना है हमको, तो चरों को हमने पृथक कर लिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 से। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि dx के साथ केवल x की टर्म होंगी और dy के साथ केवल y की टर्म होंगी, इसको बोलेंगे चरों का पृथक्करण। तो अब हम अपने प्रश्न के अंदर अगर देखते हैं तो प्रश्न में हमको साफ तौर पे दिख रहा है कि जो dy है उसके साथ ये x की टर्म है और जो dx है उसके साथ y की टर्म आ रही है। और मैंने आपको यही बता दिया कि जो अचर पद होता है उसको हम सुविधा के अनुसार x के साथ भी मान सकते हैं और y के साथ भी मान सकते हैं। अगर x के साथ मानेंगे तो वो x का फलन बन जाएगा और y के साथ मानेंगे तो y का फलन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, dy का जो गुणांक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा फलन x का है जो dy के साथ लिखा हुआ है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर ये y का फलन है जो dx के साथ लिखा हुआ है। तो ये उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पर चरों को अगर हमें अलग अलग करना है तो ये जो पूरा y का फलन है ना 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमें dy की तरफ लाना पड़ेगा, और जो x का फलन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको dx की तरफ लाना पड़ेगा। तो हम इजीली इसका भाग लगा करके चरों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dy के साथ आ गया, और 1 अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx के साथ आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर भाग लगा दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर का इधर भाग लगा दिया। तो अब dy के साथ केवल y की टर्म रह गई, dx के साथ केवल x की टर्म रह गई। तो ये चरों का पृथक्करण हो गया। और इसी लाइन का डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको कर देना है समाकलन, क्योंकि ये dx और dy जो लिख रहे हैं इनको हमें हटाना है। तो इनको हटाने के लिए ये अवकलन के चिन्ह है दोनों, और इनको हटाने के लिए हमको समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन करने से क्या होगा कि dy और dx हट जाएगा और हमारे पास इस इक्वेशन का एक व्यापक हल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है tan इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं दोनों जगह पर, तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x, और एक कांस्टेंट हमको यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि समाकलन ये अनिश्चित समाकलन है, और अनिश्चित समाकलन में एक अचर पद को हम जोड़ते हैं। तो दोनों जगह नहीं जोड़ना है, दोनों की जगह पर किसी भी एक जगह पर हम जोड़ सकते हैं। तो हमने राइट साइड में जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये इसका हल तो हो गया, लेकिन हल करने से ही काम नहीं चलेगा। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितना और सॉल्व कर सकते हैं वो भी करना है। कोई फॉर्मूला लग रहा हो या कोई समान पद हो तो उनको जोड़ना, घटाना है, गुणा करना है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएगी। अभी यहाँ पर इसमें tan इनवर्स की जो दो टर्म है उनको एक ही साइड हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर c। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा था ये, तो वो फॉर्मूला अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई और बराबर c। चलिए, ये इतना हो गया। इसके बाद भी अभी हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये tan इनवर्स लिखा हुआ है, इस tan इनवर्स का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में रह जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई और बराबर हो जाएगा tan c। इनवर्स हट जाएगा इधर आकर के, और ये हो जाएगा tan c। और इस tan c को भी अगर हम चाहें तो कोई और कांस्टेंट ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं tan c की जगह पर कोई और कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c1। c1 मान लिया हमने tan c को, tan c बराबर c1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें यहाँ पर तो वो भी कर सकते हैं। y माइनस एक्स बराबर c1 और 1 प्लस एक्स वाई। कितना हो गया? तो कम से कम इतना तो करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने इंटीग्रेशन तो कर दिया, उसके बाद अगर कुछ सॉल्यूशन उसमें और भी हो रहा है, हमें लग रहा है कि जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या गुणा कर सकते हैं, कुछ भी, तो वो भी हमें करना है। तो यहाँ पर ये चरों का पृथक्करण करने के बाद जो हमने इंटीग्रेशन किया, उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन आया y माइनस एक्स बराबर c1 और इंटू एक्स वाई प्लस 1। ये उस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया।